नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी हम आपको सुना चुके हैं कि किस तरह से सूर्यांशी और बगीरा नीलमणि राक्षस का सामना किया। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से सूर्यांशी और बगीरा उस बंद गुफा के द्वार को खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है हमारा सूर्योदय हो चुका है। सूर्यांशी बगीरा से, बगीरा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे तुम? ये हम कहाँ फंस गए? अब कैसे बाहर निकलेंगे यहाँ से? और वो नीलकंठ पुष्प भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्यांशी निराशा से जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाती है। बगीरा आवाज लगाते हुए, राजकुमारी, मैं यही हूँ। मैं कुछ कहता हूँ, अभी रुको थोड़ी देर। बगीरा इधर उधर मसाल ढूंढने लगता है, लेकिन बगीरा ये भूल गया था कि आग तो उसके अंदर खुद ही पैदा होती है। उसके पास तो काली शक्तियाँ हैं। तभी एक नीली रोशनी आती है। बगीरा उस नीली रोशनी की दिशा में चल देता है। अब सूर्यांशी को भी स्पष्ट रूप से बगीरा का चेहरा दिख रहा था। अब सूर्यांशी भी बगीरा के पीछे पीछे चल देती है। बगीरा नीली रोशनी के पास पहुंच जाता है। ये नीली रोशनी उसी नीलकंठ पुष्प से आ रही थी। उस नीलकंठ पुष्प की चमक से गुफा में नीला प्रकाश फिर से फैल गया। सूर्यांशी खुशी से झूम उठी। अब उसके पिताश्री के प्राण बच सकते हैं। लेकिन अभी भी समस्या ये थी कि गुफा का द्वार बंद था और बाहर कैसे निकला जाए। सूर्यांशी बगीरा से, नीलकंठ पुष्प तो मिल गया, लेकिन अब इस गुफा के द्वार से बाहर कैसे निकले, समझ नहीं आ रहा। बगीरा कुछ देर सोचने के बाद, आप चिंता मत कीजिए, आपने हमें पागल बोला था ना। अब आपका ये पागल ही कुछ तरकीब लगाकर यहाँ से बाहर निकलने का उपाय खोजेगा। सूर्यांशी हंसी रोकते हुए, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आप पागल हो तो आप ही कुछ योजना सोच सकते हैं। बगीरा कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद नीलकंठ पुष्प को गुफा के द्वार से लगा देता है। गुफा के द्वार से सारे पत्थर हट जाते हैं। द्वार खुल जाता है और बगीरा और अधिक समय न व्यर्थ करके सूर्यांशी को गुफा से बाहर निकालकर ले आता है। सूर्यांशी आश्चर्य से बगीरा को घूरते हुए, ये कैसे किया तुमने? तुम्हें कैसे पता चला कि इस पुष्प से गुफा का द्वार खुल जाएगा? बगीरा सूर्यांशी के चेहरे की ओर हंसते हुए, राजकुमारी, आप भी ना, ये तो सीधी सी बात है ना। जिस पुष्प की रोशनी इतनी मनमोहक हो, उसमें कोई तो खास बात होगी ना। ऐसे न थोड़ी कोई साधारण पुष्प इतनी गहरी गुफा में उगेगा। बस मैंने सोच लिया कि शायद ये पुष्प ही हमें बाहर ले जाए। सूर्यांशी बगीरा से, ठीक है, तुम और तुम्हारा ये शैतानी दिमाग, अब जल्दी चलो राजमहल की तरफ। सूर्योदय होने वाला है, लेकिन इतने कम समय में हम महल कैसे पहुंचेंगे? बगीरा सूर्यांशी से, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी पीठ पर
कस के पकड़ के बैठ जाओ, मैं अभी महल पहुंच जाऊंगा। सूर्यांशी बगीरा की पीठ पर बैठ जाती है। बगीरा अपना आकार बड़ा कर लेता है, भेड़िया रूप में आ जाता है। लंबे पंजे, आंखें में सुनहरी रोशनी और तलवार से भी तेज तर्रार नाखून निकल आते हैं। बघीरा सूर्यांशी से, राजकुमारी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। बगीरा की रफ्तार रात के अंधेरे में और भी प्रबल हो जाती है, काली शक्तियों का प्रभाव अधिक होने के कारण। सूर्यांशी ने आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर में ही बगीरा सोनपुर की सीमा पर आकर रुक गया। सूर्यांशी ने आंखें खोली तो सामने राजमहल था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूर्यांशी बगीरा की पीठ से उतर जाती है और धन्यवाद करते हुए, बगीरा, सच में तुम न तो शायद आज मेरे पिताजी जिंदा न होते। मैं मानती हूँ पिताजी के रथ के आगे आकर तुम मर गए थे, लेकिन उसमें हमारे पिताश्री की कोई गलती नहीं थी। उनकी ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर बगीरा से क्षमा मांगने का प्रयत्न करती है। तभी बगीरा सूर्यांशी से, राजकुमारी, आप माफी मत मांगिए। मैंने भी छोटी सी गलतफहमी के चलते न जाने कितने लोगों की जान ली, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा मेरी गुफा में। महल नहीं आ सकता मैं। सूर्यांशी बगीरा से, ये क्या बात हुई पागल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो अब, और मेरा दोस्त यानी महल का विशेष शख्स। चलो अंदर चलो। बगीरा सूर्यांशी से, राजकुमारी अब नहीं जानती, मुझे खतरा है। आपको बताया तो था, मुझे हर रात शिकार पर जाना होता है। काली शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। मैं और अधिक खूंखार हो जाता हूँ, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ेगा। कभी जरूरत पड़े मेरी तो याद करना, मैं आपकी मदद करने हमेशा आऊँगा। और हाँ, मेरे बारे में किसी से कोई बात नहीं करना। बगीरा सीमा से वापस मुड़कर जंगल की ओर लौटने को कदम बढ़ा देता है। सूर्यांशी बगीरा से, जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी तुमसे सहायता मांगने। सूर्यांशी महल की ओर चली जाती है। बगीरा भी अपनी गुफा की ओर प्रस्थान करता है। राजकुमारी सूर्यांशी महल में प्रवेश करती हुई और सीधे महाराज विक्रम सिंह के कक्ष में जाती है। महारानी मीनाक्षी बैठे हुए थे। महारानी की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी राजकुमारी सूर्यांशी राज्यवैद्य से, राज्यवैद्य जी, ये लीजिए वो नीलकंठ पुष्प और जल्दी उपचार कीजिए पिताश्री का। राज्यवैद्य नीलकंठ पुष्प लेकर उसे औषधि के मिश्रण में मिला। जल्दी से जल्दी महाराज के लिए काढ़ा बना देते हैं। राजवैद्य महारानी मीनाक्षी से, महारानी सा, महाराज का मुख खोलिए और उनको काढ़ा पिलाए। जल्दी कीजिए, सुबह होने वाली है, समय बहुत कम है। महारानी मीनाक्षी महाराज विक्रम को चम्मच से काढ़े की 2 बूंद पिला देती है। सूर्योदय हो चुका था। सुबह की पहली किरण महल की खिड़की से होकर चमकदार बना देती है। महारानी मीनाक्षी वैद्य जी से, वैद्य जी, आपका मुख प्रसन्नता
जगह नीचे लटका हुआ। क्या हुआ महाराज को? कुछ बोलिए। राजकुमारी सूर्यावंशी जवाब देते हुए। हाँ वैद्य जी, कुछ तो बोलिए। वैद्य जी के हाथ कांपने लगते हैं। महारानी सा, वो बात ये है कि महारानी मीनाक्षी बोली। आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वैद्य जी बताइए तो। महाराज को क्या हुआ है? ठीक तो हो जाएंगे वो, बोलिए ना। राजवैद्य जी डरते हुए बोले। महारानी सा, लगता है राजकुमारी सूर्यावंशी ने आने में देर कर दी। महाराज के दिल की धड़कन रुक गई है। महारानी सा, महाराज अब कभी नहीं उठेंगे। महाराज के हाथ ठंडे पड़ गए हैं। महाराज विक्रम सिंह अब नहीं रहे। महारानी मीनाक्षी को विश्वास नहीं होता है। वैद्य जी आप ठीक से चेक कीजिए ना। आप उपहास न करें। महाराज विक्रम सिंह को कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं मर सकते। आप फिर से चेक कीजिए। राजकुमारी सूर्यावंशी वैद्य जी से। वैद्य जी लगता है आपके जांचने में कोई भूल हुई है। और रानी माँ ने तो काढ़ा पिला दिया था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? पिताश्री कैसे मर सकते हैं? कदापि नहीं, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार आप फिर से नब्ज जांचिए, क्या पता आपसे भूल हो गई हो। राजवैद्य एक बार फिर से महाराज विक्रम की जांच करते हैं तो दंग रह जाते हैं। वैद्य जी महारानी से। महारानी सा, आश्चर्य, मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। महाराज के हृदय की धड़कन सुचारू रूप से चलने लगी है। अद्भुत। राजकुमारी सूर्यावंशी हर्ष से झूमते हुए। वैद्य जी, हमने कहा था ना, हमारे पिताश्री को कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक हो जाएंगे। राजवैद्य सूर्यावंशी से। राजकुमारी जी, हमसे भूल नहीं हुई है। अभी तो काढ़े ने विलंब से असर दिखाया है। शायद महाराज के उदर तक अभी पहुंचा है काढ़े की बूंदें। राजकुमारी सूर्यावंशी महारानी के पास जाते हुए। रानी माँ, हमें क्षमा कीजिए। सब हमारी वजह से हुआ है। न ही हम जिद करते जंगल में घूमने की, न ही पिताश्री पर ये विपत्ति आती। महारानी मीनाक्षी जवाब देते हुए। तेरी शैतानियां बहुत बढ़ रही हैं। दिन ब दिन नटखट होती जा रही है। महाराज और मेरी बातें तो नहीं मानती। जिद्दी हो गई है बहुत ज्यादा। महाराज विक्रम सिंह की मूर्छा टूट जाती है। लेकिन अभी अपनी नहीं, अपनी पुत्री की परवाह थी। वैद्य जी, हमारी पुत्री सूर्यावंशी कहाँ है? ठीक तो है ना? कहीं बघीरे ने उस पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? वैद्य जी जवाब देते हुए। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपकी पुत्री बिल्कुल स्वस्थ है। जरा अपने बाएं तरफ देखिए। महारानी मीनाक्षी के आंचल में लेटी हुई है। महाराज विक्रम सिंह बाएं तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि महारानी और उनकी पुत्री सूर्यावंशी हर्ष से महाराज की ओर मुस्कुरा रही थीं। राजवैद्य जी महाराज से कहते हैं। महाराज, आपके जैसी पुत्री बड़े नसीब से मिलती है। इन्होंने आपकी जान बचाई है। ये बिना डरे उस भयानक पहाड़ से वो नीलकंठ पुष्प लाई है।
उसी की औषधि से आपके प्राण बचे हैं महाराज। महाराज विक्रम सिंह, राजकुमारी पुत्री से आपने इतना बड़ा कठोर कदम क्यों उठाया कुंवरी? आपको कुछ हो जाता तो? सूर्यांशी जवाब देते हुए कहती हैं, पिताश्री, हम चाहे कितना भी दुर्गम रास्ते पर चलना पड़े हम चलेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। हम सोनपुर की राजकुमारी हैं और हमारे लिए प्रजा और पुत्री धर्म दोनों अनिवार्य हैं। पिताश्री, हमने अपना पुत्र धर्म का वहन किया है, फिर भी आपको लगता है हमने कोई अपराध किया है तो आप हमें सजा दे सकते हैं। महाराज विक्रम सिंह, नहीं कुंवरी, आप जैसी तेजस्वी और निडर पुत्री पर हमें गर्व है। आपने न सिर्फ हमारी जान बचाई अपितु प्रजा की भी रक्षा की उस खूंखार बघीरे से। राजवैद्य जी महाराज से कहते हैं, महाराज, अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब हमें अपने औषधालय की ओर जाने की आज्ञा दीजिए ताकि हम प्रजा के लिए नई औषधि निर्माण कर काम कर सके। महाराज विक्रम सिंह, ठीक है वैद्य जी, आप जाइए और नई औषधियों के निर्माण पर कार्य आरंभ कर दीजिए। राजवैद्य जी आज्ञा पाकर चले जाते हैं। वैद्य जी के तुरंत पश्चात ही मंत्री जी नई सूचना लेकर आते हैं। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आकर समाचार सुनाएं? महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, हाँ मंत्रीवर, आइए और बताइए क्या नई सूचना है। मंत्री रणविजय जी हर्ष से कहते हैं, वो आपसे मिलने हमारे समीप वर्ती किले प्रीतमपुर के महाराज रुद्रशेष राणा और उनके पुत्र विनायक देव राणा आए हैं। उनको हमने अतिथि कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करने को कहा है। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, ये तो आपने अत्यंत मनोरम सूचना दी है। हमारे बचपन के परम मित्र रुद्रशेष अपने पुत्र के साथ खुद आए हमारे समाचार लेने। राजकुमारी सूर्यांशी खुशी से झूम उठती है। क्या कहा आपने महाराज? रुद्रशेष और उनके पुत्र विनायक देव समाचार लेने आए हैं। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, कुंवरी, ये कैसे हुआ? आपके चेहरे पर अचानक ये प्रसन्नता की झलक, क्या कोई खास बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? महारानी मीनाक्षी अपनी पुत्री का बचाव करते हुए, महाराज, आप हमारी पुत्री को डांटिए मत। संभवतः महाराज रुद्र शेष के पुत्र विनायक देव के शौर्य और बल के बारे में सुना होगा। मन में उत्सुकता जगी होगी। इसमें अनुचित क्या है? महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, ठीक है, आप गुस्सा न होइए और शीघ्र ही हमारे परम मित्र के लिए भोजन की तैयारी कीजिए। हम तब तक हमारे मित्र से विचार विमर्श करने जाते हैं। महाराज विक्रम अपने मंत्री रणविजय के साथ अतिथि कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। महारानी मीनाक्षी सैनिकों को बुलाकर रसोइये को उनके समक्ष पेश करने का आदेश देती हैं। महाराज विक्रम सिंह अतिथि कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां पहले से ही महाराज रुद्रशेष राणा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज विक्रम सिंह गले लगते हुए, कैसे हो मित्र? बरसों बाद आज आपको
कैसे याद आई हमारी। महाराज रुद्रशेष राणा जवाब देते हुए, अरे मित्र, क्या बताएं। प्रजा की सुनवाई करते करते सारा समय व्यतीत हो जाता है, कभी मौका ही नहीं मिलता आने का। आज आपकी तबीयत की सूचना पड़ी तो हम बिना विलंब किए चले आए। राजकुमार विनायक देव बीच में अपनी बातें रखते हुए, क्षमा पिताश्री, क्षमा महाराज विक्रम जी, हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है। वो आपकी पुत्री राजकुमारी सूर्यांशी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हम कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, आप सूर्यांशी की प्रतीक्षा? हम कुछ समझे नहीं राजकुमार विनायक देव। राजकुमार विनायक देव, वो महाराज इसलिए कि हम आपकी पुत्री से। महाराज विक्रम सिंह बोले, विनायक देव, आप इतना झिझक क्यों रहे हो? जो भी बात हो हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। विनायक देव जवाब देते हुए, वो महाराज, हम राजकुमारी सूर्यांशी से मिलकर उनको धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपके प्राण बचाने के लिए इतना दुर्गम रास्ता अपनाया और अंततः सफल हुई। आपको गर्व होना चाहिए आपकी पुत्री पर। महाराज विक्रम सिंह हर्ष से, आप सही कह रहे हैं, परंतु आपको कैसे पता चला हमारी पुत्री ने वो पुष्प लाकर हमारी जान बचाई थी? इतने में अतिथि कक्ष में विभिन्न पकवान लेकर सैनिक आते हैं। महाराज की जय हो। ये स्वादिष्ट और मधुर पकवान महारानी ने भिजवाए हैं। महाराज विक्रम सिंह उनको जमीन पर बिछे कालीन पर रखवा देते हैं और सैनिकों से आदेश देते हैं कि वो राजकुमारी सूर्यांशी को अतिथि कक्ष में आने के लिए कहें। महाराज रुद्रशेष राणा जवाब देते हुए कहते हैं, अरे मित्र, इन सब चीजों की क्या आवश्यकता थी? इतने सारे पकवान, हम तो साधारण दाल रोटी में ही प्रसन्न रहते हैं। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, कैसी बात कर रहे हो मित्र? आप अतिथि हैं हमारे और वर्षों बाद आए हो, तो पकवान और मिठाइयाँ तो खिलाने का अवसर हमसे ना छीनो आप। महाराज रुद्रशेष जवाब देते हैं, मित्र, आपकी यही बात हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है। आपके संस्कार, अतिथि सत्कार बहुत ही उच्च कोटि के हैं। महाराज विक्रम सिंह हर्ष से, आइए, विराजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, बाद में विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। महाराज रुद्रशेष और उनके बेटे विनायक देव जमीन पर बिछे कालीन पर भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं। राजकुमारी सूर्यांशी भी वहां आ जाती है। विनायक देव के चेहरे की पर भी मुस्कान खिल जाती है। सूर्यांशी बोलते हुए, पिताश्री, आपने हमें बुलाया? महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, हाँ कुंवरी, ये हैं हमारे मित्र रुद्रशेष राणा और उनके पुत्र विनायक देव। विनायक देव आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, पर अभी भोजन करने के पश्चात आप दोनों एकांत में बात कर लेना। आओ पुत्री, हमारे अतिथियों को भोजन परोसो। राजकुमारी सूर्यांशी भोजन परोसने लग जाती है।
महाराज रुद्रशेष राजकुमारी के सत्कार से अत्यंत प्रभावित होते हैं। विनायक देव एक खीर का पात्र भरने वाला था, लेकिन सूर्यांशी की नजर विनायक देव से हट ही नहीं रही थी। विनायक देव हंसी रोकते हुए, राजकुमारी, क्या कर रही हो ये? नीचे तो देख लो, खीर का पात्र भरने वाला है। राजकुमारी सूर्यांशी जवाब देते हुए, कहाँ थे इतने दिन? कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने हमसे? हम आपसे बहुत अधिक रुष्ट हैं। विनायक देव उत्तर देते हैं, राजकुमारी, हमें आने का अवसर नहीं मिला तो हम कैसे आते? और हमारे ससुर जी अत्यधिक तेजस्वी और बड़े ही प्रखर बुद्धि के हैं। हम जरा सी भी गलती करते तो और वो हमें पहचान लेते। ये सूर्यांशी के लिए आया है। राजकुमारी सूर्यांशी जवाब देते हुए, ठीक है, हम जा रहे हैं और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। सूर्यांशी भोजन परोसकर पिताश्री की आज्ञा लेकर वहां से चली जाती है। कुछ समय पश्चात महाराज रुद्रशेष जवाब देते हुए, मित्र, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। हम पूर्णतः तृप्त हो गए हैं। विनायक देव महाराज विक्रम सिंह से, महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम थोड़ा समय राजकुमारी से वार्तालाप करना चाहते हैं। अगर आप आज्ञा दे दे तो। महाराज विक्रम सिंह हर्ष से, क्यों नहीं पुत्र, जाइए, मिल लीजिए। महाराज विक्रम सिंह की आज्ञा दे देते हैं। विनायक देव कहाँ से सूर्यांशी को ढूंढने उनके कक्ष में चले जाते हैं। राजकुमारी सूर्यांशी अपने कक्ष में बैठकर फल खा रही थी। विनायक देव को आता देखकर एक फल का टुकड़ा उनकी ओर फेंकते हुए, पकड़िए जल्दी सेब के टुकड़े को। विनायक देव उस सेब के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ते हुए, राजकुमारी, ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही है आप? सूर्यांशी जवाब देते हुए, आगे मत बढ़िए, ये दूसरा टुकड़ा पकड़िए। अगर ये गिरा तो हम आपको दंड देंगे। विनायक देव दूसरे टुकड़े को भी पकड़ लेता है। इस तरह सूर्यांशी उस सेब के 8 समान टुकड़े करते हुए सबको विनायक देव की ओर फेंकती है। विनायक देव दोनों हाथ सेबों के टुकड़ों से भर जाते हैं और अधिक क्षमता नहीं थी ग्रहण करने की। अब सूर्यांशी एक जामुन का टुकड़ा फेंकती है, पर इस बार वो जामुन विनायक देव के हाथों से गिर जाती है। सूर्यांशी एक बार फिर से सेब का टुकड़ा समान आकार का फेंकती है, लेकिन वो विनायक देव के हाथों में जाकर बाकी सेब के टुकड़ों के साथ मिल जाता है। विनायक देव आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि एक भी टुकड़ा गिरा तो राजकुमारी क्रुद्ध हो सकती थी। सूर्यांशी जवाब देते हुए, अब आप इनको लेकर ऐसे ही खड़े रहिए और जब तक हमारे समीप न आना तब तक हम कह न दें। विनायक देव कुछ समय उन सेब के टुकड़ों को अपनी हथेलियों में पकड़ते रहते हैं, लेकिन हाथों में पीड़ा होने के कारण विनायक देव का इधर उधर विचलित होने लगते हैं। सूर्यांशी जवाब देते हुए, कैसा महसूस हो रहा है आपको विनायक देव जी? अच्छा लग रहा है ना? चलिए कुछ देर और ऐसे ही खड़े रहिए, तब तक हम फल खा लेते हैं।
विनायक देव उत्तर देते हुए, राजकुमारी हमारे हाथों में पीड़ा हो रही है, हम और अधिक संभाल नहीं सकते इनको। सूर्यवंशी जवाब देते हुए, तो खा लीजिए ना विनायक देव जी, ग्रहण कीजिए फलों को, आपको हमने मना थोड़ी ही किया है। विनायक देव उदास होते हुए, राजकुमारी पर यह विशेष प्रकार का दंड आप हमें क्यों दे रही हैं? हमने क्या किया है? हम कहे तो आपसे कि समय अभाव और बिना पिताश्री की आज्ञा के हम कैसे आ सकते थे आपके सोनपुर में। सूर्यवंशी जवाब देते हुए, विनायक जी हमने अभी आपसे कहा था कि अपने हाथों में जो फल हैं उनको खाइए। विनायक देव अपने मुख से सेब के टुकड़ों को उठाते हैं, लेकिन सेब का टुकड़ा विनायक देव के दोनों जबड़ों के मध्य फंस जाता है। इतने में मीनाक्षी आ जाती है वहां। विनायक देव को देखकर जोर से हंसते हुए, अरे पुत्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सूर्यवंशी जवाब देते हुए, रानी माँ आप वहीं रहिए, आगे मत आइए। कैसे बचेंगे विनायक देव सूर्यवंशी के दंड से? क्या रुद्रशेष के आने से और मजबूत होगा सोनपुर का सैन्य बल? तो जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।